मेरे प्रिय राजस्थान वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और झटाझट अब आंसर लिख जाए। उसके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जहां पर आपको पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिलेंगे और उसको पढ़ पाएंगे। आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको पहले ही बता रखा है कि राजस्थान बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, कितने मार्क्स वाले, 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक शब्द वाले या एक सेंटेंस वाले, ऐसे आपके इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन आते हैं यानी कि 12 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में 2014 से लेके 2024 यानी कि इन 11 सालों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 1 नंबर के हिसाब से पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को ईयर टू ईयर डाल के मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूं। तो 2014 से लेकर 2024 के बीच में मुझे मिले हैं टोटल 84 क्वेश्चंस। इसमें से कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि 14 सालों में 14 मल्टीप्लाई बाय 10 भी मान के चलते हैं तो लगभग होगा 140 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए। उसमें से मैं लेके आया हूँ 84 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं अलग अलग ईयर में। कब रिपीट हुई है, कब कब वो क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, ताकि आप अपने 2025 के एग्जाम को पूरी तरीके से तैयार कर सके। ध्यान में रखिएगा, आपको मिलेंगे 85 क्वेश्चन, तो शुरू से लेकर लास्ट तक तैयार किए। शुरुआत करूंगा 2014 से और खत्म करूंगा 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस में लेके, ठीक है। तो अति लघु उत्तर प्रश्न में 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर आपको या तो एक शब्द में देना है या फिर आपको एक वाक्य में देना है। उतना ही लिखना है जितने में इसका आंसर कंप्लीट हो जाए, यानी कि कम से कम। पहला क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बेटा ध्यान रखिएगा, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। एक केंद्रीय रूप में नियोजित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें उपभोक्ता और व्यवसायों के बजाय सरकार का नियंत्रण होता है। यूं कहें, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अर्थव्यवस्था की संसाधनों पर सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है, उसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अल्पकाल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, 2014 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, हो सकता है 25 में आ जाए। तैयारी है अल्पकाल। अल्पकाल वह समय होता है जब किसी फर्म के पास उत्पादन बढ़ाने का पर्याप्त समय नहीं होता है। यह एक ऐसा समय होता है जहां पर उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और कुछ को ही परिवर्तित किया जा सकता है। अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। 2014 में पूछा गया। अल्पाधिकार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर मूल्य निर्धारण नियंत्रण कुछ ही विक्रेताओं के हाथ में होता है। मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर कुछ ही विक्रेता होते हैं और संपूर्ण बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर उनका अधिकार होता है, अल्पाधिकार कहते हैं। शून्य अधिमान एवं शून्य अधिपूर्ति की स्थिति की स्पष्ट कीजिए। 2014 का क्वेश्चन है। जिस कीमत पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में बराबर हो जाए, मतलब एक ऐसी कीमत जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होता है, उसे शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है मानवीय श्रम का पारिश्रमिक क्या है। मनुष्य जब कार्य करता है, मानवीय श्रम एक साधन है और इस साधन के बदले में उनको प्राप्त होता है मजदूरी या वेतन। तरलता अधिमान का क्या तात्पर्य है। 2014 में और 2016 दो बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। एक परिसंपत्ति के रूप में मुद्रा की मांग की सट्टा मांग होती है। तो प्रोफेसर रॉलविन हसन के अनुसार कीन्स ने इसे वास्तविक तरलता अधिमान के रूप में कहा है कि जब सट्टा के रूप में मुद्रा की मांग की जाती है, उसको ही तरलता अधिमान के नाम से जाना जाता है। वस्तु विनिमय के कोई 2 दोष बताइए। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय से क्या आशय है, वस्तु विनिमय के दोष, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कठिनाइयां, नंबर 1, यहां पर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी होती है, मूल्य के समान मापन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ये क्वेश्चन भी 2014 में और 2016 में पूछा गया है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी दूसरे देश के साथ यानी कि शेष विश्व के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाता है। समस्त आर्थिक गतिविधियां देश की जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत संपन्न की जाती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर 25 करोड़ एवं उपदान 5 करोड़ है, तो निवल प्रत्यक्ष कर को शॉर्टकट में NIT बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस उपदान यानी कि सब्सिडीज।
ठीक है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है 25 करोड़ और उपदान है 5 करोड़, तो 25 में से 5 करेंगे तो बचेगा 20 करोड़। इसी को बोलेंगे निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। टेलीविजन, ट्रैक्टर, पंपसेट एवं भोजन में से कौन सी पूंजीगत वस्तुएं? पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक उपयोग में ली जा सकती है। ठीक है। इसमें ट्रैक्टर और पंपसेट ये दोनों ही पूंजीगत वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रासमान विस्थापन दर का आशय लिखिए 2015। एक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां प्राप्त होने के बाद वो दूसरी वस्तु की कम से कम इकाइयां, मतलब किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने जाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में की गई कमी को ही ह्रासमान विस्थापन दर कहते हैं। जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है, दूसरी वस्तु की कमी होने वाली मात्रा भी कम होती चली जाती है। इसको ह्रासमान लिखा गया है। मांग फलन क्या होता है? वस्तु की मांग और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, दैट इज dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr t y एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध। बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण ध्यान में रखिएगा। ब्रैकेट में मैंने क्वेश्चन को कब पूछा गया उसका प्रॉपर ईयर दे रखा है, तो उसी हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण दीजिए। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं पर पूंजीपतियों का या फिर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। इसके अलावा आप जर्मनी लिख सकते हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। दीर्घकाल से क्या तात्पर्य? 2015 में पूछा गया। उससे पहले अल्पकाल। दीर्घकाल एक ऐसा समय अवधि है जब उत्पादन के सभी कारकों को परिवर्तित किया जा सकता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम देखिए। कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसको फरवरी 1936 में प्रकाशित किया गया था। कीन्स यानी कि प्रोफेसर जे.एम. कीन्स इनका पूरा नाम है। मुद्रा के संचलन वेग का आशय बताइए। संचलन वेग ये बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में कोई एक मुद्रा, कोई भी एक नोट कितनी बार जो है प्रसारित हो रही है, कितनी बार रोटेट हो रही है एक हाथ से दूसरे हाथ, उसको संचलन वेग कहते हैं। मतलब मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर 10 रुपए का एक सिक्का है, तो ये सिक्का अर्थव्यवस्था में कितनी बार रोटेट हो रहा है, कितनी बार घूम रहा है, उसे मुद्रा की संचलन वेग के नाम से जानते हैं। 2015 में और 2017 में पूछा गया है। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? भारत की केंद्रीय बैंक का है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, दैट इज पूरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है? सरकारी बजट जिसमें किसी भी देश के एक वार्षिक के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जो कि अनुमानित आय और अनुमानित व्यय को दर्शाता है आगामी वर्ष के लिए। मुद्रा की सट्टा मांग को कौन सा कारक निर्धारित करता है? सट्टा मांग, सट्टा लगाने के लिए मुद्रा की सट्टा मांग को बॉन्ड की कीमतें, भविष्य में ब्याज दरें और अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति की उम्मीदों द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? घाटा जब सरकार की कुल व्यय कुल आय से ज्यादा हो तो उस स्थिति को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे का फार्मूला होता है यहां पर कुल व्यय माइनस कुल आय। ध्यान रखना, कुल आय में उधार को शामिल नहीं कर, इसलिए कहते हैं उधार को छोड़कर, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट, आर्थिक एजेंट को परिभाषित कीजिए। एक आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? जब हम आर्थिक एजेंट की बात करते हैं, आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति, वह संस्था होती है जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करता है। जैसे उत्पादन की प्रक्रिया को करने वाला कौन होता है? उत्पादक होता है। उपभोग की गतिविधि को करने वाला कौन होता है? उपभोक्ता होता है। ठीक है, इसको करने वाला कौन होता है? निवेशक होता है। तो इनको आर्थिक एजेंट के नाम से जानते हैं। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? 2016 में और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 4 साल के अंतर पे।
मूल्यह्रास एक मूर्त परिसंपत्ति की कीमत में कटौती होती है, यूं कह सकते हैं मूल्यह्रास, जिसको हम जो है स्थिर संपत्ति का कमी भी बोल सकते हैं, गिरावट व्यय भी बोल सकते हैं। स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। जैसे जैसे किसी भी पूंजीगत वस्तु को स्थिर वस्तु का प्रयोग करते चले जाएंगे, उसके मूल्य में कमी आती रहती है। उस मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। पूर्णतया बिलोज मांग का एक उदाहरण दो। पूर्णतः बिलोज का मतलब होता है जहां पर ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब कीमत में परिवर्तन तो हो लेकिन मांग में परिवर्तन ना हो। ये स्थिति केवल अनिवार्य वस्तु में होती है, जैसे नमक हो गया, खाने वाला तेल हो गया, आटा दाल हो गया। यहाँ पर पूर्णतः बेरोजगार मांग की स्थिति होती है। नेक्स्ट, बजट सेट से आपका क्या आशा है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बजट सेट जिसको अफसरों का समूह बोलते हैं, एक ऐसा सेट जहाँ पर एक उपभोक्ता के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है जो किसी वस्तु की कीमत और अपनी आय के आधार पर वो तैयार करता है। मतलब जहाँ पर वो देखता है कि मेरी इनकम इतनी है और इस कीमत पर हम दो वस्तुओं को इतने इतने कीमत पर खरीद सकते हैं, तो उस सभी संयोगों को दर्शाने वाले सेट को बजट सेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा लागत वक्र आयताकार अति परवलय आकृति का होता है। इसका सिंपल एग्जांपल रट लीजिए, औसत स्थिर लागत, शॉर्टकट होते हैं AFC। AFC वक्र जब बनाया जाएगा तो कुछ ऊपर से नीचे इस तरह से गिरता हुआ, इसको बोलते हैं अति परवलयाकार। ठीक है। घाटे का वित्तीय प्रबंधन समझाइए। घाटे का वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है जब सरकार के खर्चे उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। और घाटे के बजट को पूर्ति करने के सरकार क्या करती है, उधार लेती है। सरकार उधार लेना पड़ता है, यानी कि कर्जा लेना पड़ता है, इसको ऋण बोलते हैं। ये विदेशों से भी लिया जाता है, ये केंद्रीय एजेंसी से लिया जाता है, जिसको हम घाटे का प्रबंधन के नाम से जानते हैं। सेटेरस परिवास की मान्यता का अर्थ लिखिए। 2016 का क्वेश्चन है और 2025 में जो सैंपल पेपर आया है उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा कि सेटेरस परिवास का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अन्य कारक स्थिर रहते हुए। कई बार हम मांग का नियम पढ़ते हैं, पूर्ति का नियम पढ़ते हैं, उपभोक्ता फलन पढ़ते हैं। एक पॉइंट आता है, अगर अन्य बातें स्थिर करें, किसी कारकों को प्रभावित करने वाले जो बाकी कारक होते हैं उन कारकों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम अगर ये कहें वो सब स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उस स्थिति को सेटेरस परिवास के नाम से जाना जाता है। निवेश से क्या आशा है, 2016 का क्वेश्चन है। निवेश मतलब पूंजीगत पदार्थों में, पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि, या हम यूं कहें कि पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि के लिए किया गया व्यय निवेश होता है। अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना सेट या उत्पादन संभावना वक्र, शॉर्टकट में बोलते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की व्याख्या कीजिए। का अर्थ लिखिए कि से क्या आशा है। अलग अलग बार अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। 2017 में, 2019 में, 2022 में और 2025 में पूछा जा सकता है, पढ़ लीजिए। दो वस्तुओं के सभी संभावित संयोजनों को एक ऐसा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, इस तरह से प्रतिनिधित्व करना जहां पर वो उत्पादन के उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है, इसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो कि कुछ इस आकृति में शो किया जाता है। ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है इसलिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन में और लॉन्ग में बताया जाता है। एक नंबर में इतना इनफ होता है, इतना भी मतलब कंप्लीट आंसर होना चाहिए। मांग की कीमत लोच की किन्हीं दो श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, 2 पूछा गया, 2 का नाम लगा दिया। यहाँ पर मैंने लिखा है सापेक्षता, लोचदार मांग और इकाई लोचदार मांग। ठीक है, आप 5 में से किसी भी 2 का नाम लिख दीजिएगा। उपभोक्ता के बजट प्रतिबंध से आपका क्या आशय है। प्रतिबंध एक सीमित, एक लिमिटेशन को बताता है। उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध उस अधिकतम सीमा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हुए खरीद सकता है। क्योंकि अगर हमारी आय सीमित है और उस सीमित आय से वस्तु की कीमतों के आधार पर जो भी उसकी मैक्सिमम यूनिट परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी आय सीमित है तो अनलिमिटेड तो जा नहीं सकते, एक सीमा तो होती है, उस सीमा को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, बजट प्रतिबंध के नाम से जाना जाता है। उत्पादन फलन का सूत्र लिखिए। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को बताता है और उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। Q इक्वल टू F ब्रैकेट KL। यहाँ पर Q उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है और KL उत्पादन के साधनों को दर्शाता है।
नेक्स्ट, सकल निवेश से क्या तात्पर्य है? सकल निवेश, सकल का मतलब किसी भी पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय, किसी भी पूंजीगत संपत्तियों पर किया गया व्यय या कुल राशि जिसको हम व्यय करते हैं उसी को सकल निवेश के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात है सकल निवेश में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल होता है। खुली अर्थ बाजार कार्यवाही से क्या, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। खुले बाजार की कार्रवाई का आशय है कि खुली बाजार में केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है। आर्थिक चरों का यथार्थ माप क्या होता है? आर्थिक चरों का यथार्थ माप, आर्थिक चरों का यथार्थ माप उनकी वास्तविक या सटीक जानकारी पर आधारित होता है, जैसा कि जीडीपी। आर्थिक चरों का यथार्थ माप का मतलब होता है किसी भी चीज जो आर्थिक चर होता है, चाहे हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, विदेशी विनिमय की बात करती हैं, उसके वास्तविक अर्थ को बताना, उसकी वास्तविक सीमा को बताना ही आर्थिक चरों का यथार्थ माप कहलाता है। नेक्स्ट, समग्र मांग के दो घटक बताइए। जब भी हम समग्र मांग की बात करते हैं, समग्र मांग को बोलते हैं एडी। तो यहां पर एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई, मतलब सी का मतलब होता है उपभोग व्यय और आई का मतलब होता है निवेश व्यय। अदायगी संतुलन, अदायगी संतुलन को भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। एक देश का शेष विश्व के साथ किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों का जो विवरण होता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए तैयार किया जाता है, उसे ही हम अदायगी संतुलन के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपका आंसर होगा प्रोफेसर रैगनर फिश ने। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांट दिया। एक का नाम रखा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे का नाम रखा समष्टि अर्थशास्त्र। सामाजिक लागत किसे कहते हैं? सामाजिक लागत, ध्यान रखना, जब सामाजिक लागत की बात करते हैं इसके अंतर्गत सभी प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। मुद्रा के रूप में होने वाली लागत या फिर श्रम के रूप में लगने वाली लागत, सभी को शामिल किया जाता है। तो सामाजिक लागत किसी लेन देन से उत्पन्न होने वाली निजी लागतों और उपभोक्ता पर लगाए गए लागतों का योग होता है, जिसे परिणाम स्वरूप उस लेन देन के लिए मुआवजा या शुल्क नहीं दिया जाता है। इसका मतलब होता है इसमें सभी प्रकार की वास्तविक और अवास्तविक लागतों को शामिल किया जाता है। उत्पादन फलन किन दो चरों के मध्य के संबंध को दर्शाता है? उत्पादन फलन थोड़ी देर पहले समझाया। उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों और उत्पत्ति के मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। अभी थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूले को मैंने बताया था। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या किस बाजार में होती है? 2018 में पूछा गया है। आपका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। मध्यवर्ती वस्तुओं की कोई दो उदाहरण दीजिए। मध्यवर्ती वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग करते हुए अंतिम वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जैसे चीनी के उत्पादन के लिए गन्ने का प्रयोग किया जाता है, बिस्कुट के उत्पादन करने के लिए गेहूं का उत्पादन प्रयोग किया जाता है। गेहूं और गन्ना ये दोनों ही मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु या मुद्रा वह माध्यम है जिसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु के मूल्य को मापा जाता है, जिसके माध्यम से मूल्य का संचय किया जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। अधिविकर्ष से क्या तात्पर्य है? अधिविकर्ष एक ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसी सुविधा है जहां पर खाता धारक अपने खाते से शून्य धनराशि होने के बाद भी एक निश्चित सीमा तक धनराशि निकाल सकता है। उसे अधिविकर्ष इंग्लिश में बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मान लो आपका अकाउंट किसी बैंक में है और अकाउंट में आपके 10,000 रुपये जमा हुआ है और आपको 40,000 रुपये की ज़रूरत है। तब क्या करते हैं आप? 10,000 प्लस 30,000 मिला के 40,000 विड्रॉ कर लेते हैं। तो 30,000 आपका अमाउंट माइनस में चला गया। क्यों? क्योंकि आपने अधिविकर्ष की सुविधा ली हुई है कि अगर अकाउंट में पैसा ना हो तभी पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को शॉर्टकट में लिखते हैं एमपीसी, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जो कि ये बताता है कि आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। समग्र मांग किसे कहते हैं? समग्र मांग, सकल मांग, कुल मांग, सामूहिक मांग, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट में बोलते हैं एडी। क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में निवासित, किसी भी देश के अंतर्गत निवासित सभी व्यक्तियों की मांगों का योग
जो है सामूहिक मांग के नाम से जाना जाता है। खुली अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर देश की घरेलू सीमा विदेशी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जहां पर देश का विदेशों के साथ जो है ओपन व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ खुले रूप से आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है। उसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र की किस शाखा में हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं? जब भी हम व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, इसका सिंपल आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत देश के नागरिक समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक क्रिया को पूर्ण करते हैं, जैसे उत्पादन करना, उपभोग करना, निवेश करना, वितरण करना। ये सभी गतिविधियां जहां पर भी होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, और अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। लागत का अर्थ क्या है? 2019 का क्वेश्चन है, सारे 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं। लागत उत्पादकों और उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी गई वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य होता है, या फिर एक उत्पादक के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो भी व्यय किया जाता है उसे हम लागत के नाम से जानते हैं। उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर उत्पादक श्रम, पूंजी, भूमि आदि उत्पादन का साधन का प्रयोग करते हुए वस्तुओं का उत्पादन करता है, आउटपुट तैयार करता है, उसे उत्पादन कहते हैं। बाजार को परिभाषित कीजिए। जब बाजार के अर्थ को देखिए, कोई बोल से बाजार एक स्थान है। बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होकर वस्तु का क्रय विक्रय पूर्ण करते हैं निश्चित कीमत पर, उसे बाजार कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? आपने शुरू में वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष को पढ़ा था, यहाँ पर 2019 से पूछा गया है वस्तु विनिमय प्रणाली के से क्या आशय है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है, इसके अंतर्गत मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय? 2019 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया 2 बार। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश के निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा सभी प्रकार के अर्जित आयों का योग, जिसके अंतर्गत आप वस्तु सेवाओं का मूल्य जोड़ सकते हैं। अर्जित आय, इसका मतलब यहाँ पर आप किराया, लाभ, ब्याज, मिश्रित आय का योग कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बजट किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? ये 2019 का क्वेश्चन है। हमेशा किसी भी लोकतंत्र यानी कि भारत जैसे देश में जब बजट प्रस्तुत होता है वो प्रस्तुत होता है संसद के समक्ष, जहां पर जनप्रतिनिधि बैठे होते हैं और उनके समक्ष पूरे देश का जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। अर्थशास्त्र की किस शाखा में हम सामान्य आय एवं रोजगार का, सामान्य आय रोजगार की जब भी बात होती है वो है आपका आंसर समष्टि अर्थशास्त्र। किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ वो शख्स है जिनको वास्तव में अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। साधनों की सीमितता से क्या? जब भी हम सीमितता की बात करते हैं तो मांग की तुलना में साधनों की पूर्ति का कम होना ही सीमितता है। मतलब हमें जितने साधन की आवश्यकता है उतना साधन अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे धन सीमित है क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं है जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं। पूर्ति से क्या आशा है? किसी वस्तु और सेवा की एक वह मात्रा जो निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होती हैं, बिक्री के लिए रेडी होती हैं, उसे हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। श्रम प्रधान तकनीक को परिभाषित कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है। श्रम प्रधान तकनीक जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में मानव श्रम का प्रयोग किया जाता है और पूंजी की तुलना में मानव श्रम को अधिक तवज्जो दी जाती है और रोजगार के सृजन पर बल दिया जाता है, उसे को हम श्रम प्रधान तकनीक के माध्यम से श्रम प्रधान तकनीक के नाम से जानते हैं। 2 शीघ्र नाशक। शीघ्र मतलब ऐसी वस्तुएं जो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं, इसका उदाहरण है सब्जियां और मिठाइयाँ। स्टॉक से क्या आशय? जैसे स्टॉक का मतलब होता है वस्तु की मात्रा। हम इकोनॉमिक्स में स्टॉक के अर्थ को अलग पढ़ते हैं, मैथ में स्टॉक के मतलब अलग पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है। लेकिन अर्थशास्त्र में स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा परिमाणित चर जिसको किसी निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली चर की मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। संतुलित बजट को परिभाषित कीजिए।
2020 में और 2022 में 2 बार पूछा गया है। हो सकता है 2025 में आ जाए, क्योंकि 24 में तो आया नहीं। एक ऐसा बजट जहां पर सरकार के राजस्व व्यय और सरकार के राजस्व प्राप्तियां बराबर होती हैं। राजस्व व्यय विशेष रूप से सरकार का एक ऐसा बजट होता है जिसमें राजस्व व्यय, पूरा लिखा नहीं है सॉरी, राजस्व प्राप्तियों के बराबर होता है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई एक विशेषता लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विशेषता कई सारी है, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समस्त संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। राष्ट्रीय परियोज्य आय को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय परियोज्य आय एनडीआई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, किसी देश के निवासियों द्वारा उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध कुल आय होता है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के आयों को शामिल, अर्जित आय भी हो सकता है, हस्तांतरण आय, सभी प्रकार की आयों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 से, यदि आपका व्यावसायिक बैंक में बचत खाता है तो इस खाते में जमा राशि कौन सी जमा कहलाती है? ठीक है, इसको बोलते हैं बचत जमा, और इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांग जमा, इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट 2022 का क्वेश्चन है। बैंक दर क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए 2022 में भी आया, 23 में आया। बैंक दर बहुत दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। सरकारी बजट के बहुत सारे उद्देश्य है, कोई भी एक उद्देश्य लिख दो। मैंने लिखा संसाधनों का पुनर्वितरण करना, या भी आप लिख सकते हैं आय, धन और आय का जो है पुनः आवंटन करना। सीमांत उत्पाद की गणना का सूत्र लिखिए। सीमांत उत्पाद की गणना का सूत्र होता है TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर इसी सूत्र को इस तरह भी लिखा जाता है, सीमांत उत्पाद इक्वल टू डेल्टा TP डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। नेक्स्ट है निर्यात से आप क्या समझते हैं? निर्यात का मतलब होता है निर्यात देश से बाहर किसी दूसरे देश को या किसी देश के विक्रेता को सामान को बेचना निर्यात कहलाता है। अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के द्वारा अमेरिका को सामान का विक्रय करना ही निर्यात होता है। निर्गत गुणक का सूत्र लिखिए। जब भी हम निर्गत गुणक की बात करते हैं, निर्गत गुणक का मतलब सीधा मतलब किससे होता है? निवेश गुणक से। और निवेश गुणक का फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या फिर दूसरा फार्मूला होता है K इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। उपभोग मांग सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का उपभोग मांग हमेशा किस पर निर्भर करता है? आय, क्योंकि आय बढ़ेगा तो मांग में भी वृद्धि होगी। पूंजी खाते से अभिप्राय, आपका क्या अभिप्राय है? किसी भी देश का पूंजी खाते का मतलब होता है एक ऐसा खाता जहां पर उन सभी मदों को शामिल किया जाता है जो देश के संपत्ति और दायित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के ऐसे ट्रांजैक्शन को, ऐसे लेन देनों को शामिल किया जाता है जो एक देश का दूसरे देश के साथ किया जाता है। 2023 का क्वेश्चन है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? 2023 में थोड़ा सा पेपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया था, कठिन हार्ड आया था थोड़ा, इसलिए क्वेश्चन भी इस तरह से है, लेकिन 2024 का पेपर इजी आया था। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु और सेवाओं के उपयोग से प्राप्त संतोष की संख्यात्मक रूप से माप प्रदान करता है। अनधिमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं? मानचित्र, अनधिमान मानचित्र या अनधिमान वक्र एक ही चीज ध्यान में रखिएगा। अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफिकल निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है, और ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है। औसत स्थिर लागत की आकृति कैसी होती है? पहले क्वेश्चन आया था। औसत स्थिर लागत की आकृति एक आयताकार अति परवलयाकार की होती है, मतलब कुछ इस तरह से होता है, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ ये होता है। ठीक है ना, ABC कर्व, सॉरी AFC। नेक्स्ट है कुल परिवर्ती लागत एक रेखा। कुल परिवर्ती लागत मतलब एक वस्तु की ऐसी लागत जो वस्तु के उत्पादन के ऊपर लगता है। उत्पादन बढ़ेगा तो ऐसी लागत बढ़ती चली जाती है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमेशा शून्य से शुरू होता है और ऊपर की ओर उत्पादन के साथ साथ बढ़ता हुआ चला जाता है, ये होता है TVC। निवल निवेश कैसे ज्ञात किया जाता है? सकल निवेश में से मूल्यह्रास के मूल्य को घटाने के बाद निवल निवेश प्राप्त होती है।
बजट घोषणा पत्र का संबंध कितने वित्तीय वर्षों के लिए होता है? हमेशा किसी भी देश में बजट घोषणा पत्र जो है एक वित्तीय वर्ष के लिए से जुड़ा हुआ होता है। 2024 में आया था। आधिकारिक कोष विक्रय क्या है? 2024 का क्वेश्चन है। आधिकारिक कोष विक्रय सरकार द्वारा रखे जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार को कहते हैं कि हमारे पास देश में कितना मुद्रा भंडार है, जिसके अंतर्गत सोना, विदेशी मुद्रा और विशेष आहरण अधिकार SDR शामिल होता है। ब्याज दर विभेदक किसे कहते हैं? ब्याज दर विभेदक दो मुद्राओं या वित्तीय साधनों की ब्याज दरों के बीच के अंतर को कहते हैं। एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम जो है ब्याज दर विभेदक कहते हैं, जो कि विदेशी मुद्रा के सेंस में हमेशा कैलकुलेट होता है। संसाधनों से क्या अभिप्राय है? संसाधन वो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ है जिसका प्रयोग एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। जो भी प्रयोग होता है उत्पादन प्रक्रिया में, जो भी प्रयोग होता है हमारे प्रयोग के लिए, उसको हम संसाधन कहते हैं। विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, यह बताने वाले आर्थिक विश्लेषण का नाम। जब हम विभिन्न क्रियाविधियों की बात करते हैं, इसकी गणना हमेशा राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पड़ी जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में भी अलग अलग क्रियाओं की गणना होती है। बजट रेखा का इष्टतम मंडल कहाँ स्थित होता है? बजट रेखा का इष्टतम मंडल, बजट रेखा कुछ इस तरह से होता है सीधा, और इष्टतम मंडल वहां होता है जब बजट रेखा को उदासीनता वक्र छूता हुआ जाएगा, मतलब ये वाला बिंदु। फर्म की पूर्ति वक्र के दो निर्धारित तत्वों के नाम लिखिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। वस्तु की कीमत और उत्पादन की लागत। वैसे तो बहुत सारे, आप कोई से भी, ये सारे एक नंबर वाले क्वेश्चन जो मैंने आज बताया थोड़ा जल्दी बताया ताकि सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाए। इन सारे 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है। कलेक्शन को यूं ही बेकार मत कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और मेरे लिए काम कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि उनको भी अपने जो एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले उनको पता कर सके, क्योंकि इन क्वेश्चन को पढ़ लो तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो किसी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट लगातार बच्चों का आ रहा है, सर वन शॉट वीडियो दीजिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब मैं लगातार दूंगा। बस आपको पेशेंस रखना है कि सारे चीज़ें तैयार हो रहा है आपके लिए। बस बने रहिए लगातार मेरे साथ यूं ही। थैंक यू एंड बाय।